हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के स्पेशल टॉपिक में से उत्तर प्रदेश के बारे में। और उत्तर प्रदेश में पढ़ेंगे क्या कि भौतिक संरचना एवं जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। और देखते हैं कि आगे उत्तर प्रदेश के बारे में क्या क्या दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर मध्य में अवस्थित एक सीमांत राज्य है जिसकी ग्लोब पर स्थिति 23 डिग्री 52 उत्तरी अक्षांश से 31 डिग्री 28 उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। इस प्रकार प्रदेश का कुल अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार क्रमशः 7 डिग्री 36 मिनट एवं 7 डिग्री 9 मिनट है। पूरब से पश्चिम तक प्रदेश की लंबाई कितनी है भैया? तो प्रदेश की लंबाई है 650 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई कितनी है भैया? तो 240 किलोमीटर है। ठीक है, और आगे पढ़ते हैं कि इसका महत्वपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? तो ये है भैया 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है भैया? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का 7.33% है। देश के 3 राज्य क्रमशः राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश से अधिक हैं। उत्तर प्रदेश से भैया क्या हैं? अधिक हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश से कितने राज्य अधिक हैं? तो 3 राज्य अधिक हैं भैया। फिर है उत्तर प्रदेश में नेपाल तथा उत्तराखंड की सीमाएं। नेपाल तथा उत्तराखंड की सीमाएं। उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश की सीमाएं। उत्तर में कौन सी हैं? नेपाल और उत्तराखंड की सीमा है। ठीक है, नेपाल तथा उत्तराखंड की सीमा है उत्तर में। और उत्तर पश्चिम में कौन है? हिमाचल प्रदेश की सीमा है। पश्चिम में हरियाणा की सीमा, दिल्ली और राजस्थान की सीमाएं। दक्षिण में मध्य प्रदेश की सीमाएं, दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़ की सीमाएं तथा पूर्व में बिहार और एवं झारखंड की सीमाएं इस राज्य को स्पर्श करती हैं। ठीक है भैया, इस राज्य को स्पर्श करती हैं। उत्तर प्रदेश की सीमाओं को यदि प्राकृतिक दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर में हिमालय की शिवालिक श्रेणियाँ उत्तराखंड और नेपाल में फैली हुई हैं। शिवालिक पहाड़ियाँ कहाँ फैली हुई हैं भैया? तो उत्तराखंड और नेपाल में फैली हुई हैं। पश्चिम, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण में यमुना नदी और विंध्य श्रेणियाँ हैं। ठीक है, तथा पूर्व में कौन सी नदी है? गंडक नदी है। पूर्व में कौन है भैया? तो गंडक नदी है। उत्तर प्रदेश की जलवायु सामान्यता कैसी है? तो उपोष्ण मानसूनी या समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय प्रकार की है। उत्तर प्रदेश की जलवायु भैया कैसी है? उपोष्ण मानसूनी समशीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार की है, जहाँ फिर भी यहाँ जलवायु संबंधी क्या होता है भैया? भिन्नताएं पाई जाती हैं। आगे पढ़ेंगे, आगे क्या पढ़ेंगे हम? देखेंगे कि भूगर्भिक संरचना पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कि उत्तर प्रदेश की जो भूगर्भिक संरचना है उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की भूगर्भिक संरचना पढ़ेंगे। ठीक है, तो भूगर्भिक दृष्टि से अगर देखें तो उत्तर प्रदेश भारत के प्राचीन गोंडवाना लैंड महाद्वीप का एक भूभाग है। उत्तर प्रदेश किसका भूभाग है? तो गोंडवाना लैंड का भूभाग है। ये प्रश्न पूछा जाएगा, इस तरीके से पूछेगा। और प्रदेश का दक्षिणी पठारी भाग वास्तव में प्रायद्वीपीय भारत का
उत्तर प्रदेश की ओर निकला हुआ भाग है, जिसका निर्माण किस युग में हुआ था? तो प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। फिर क्या हुआ? प्री कैम्ब्रियन युग में विंध्य क्रम की शैलों से हुआ। कौन सी शैलें थी भैया? तो विंध्य क्रम की शैलें थीं। विंध्य क्रम की चट्टानों में जीवाश्मी अवशेषों का अभाव पाया जाता है। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि जीवाश्म अवशेषों का अभाव किन चट्टानों में पाया जाता है, तो आपको आंसर बताना होगा कि विंध्य क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। इस क्रम में चूने के पत्थर, डोलोमाइट, बलुआ पत्थर आदि शैलें पाई जाती हैं। आद्यकल्प में निम्नलिखित नीच शैलों को बुंदेलखंड नीच के नाम से जाना जाता है, जिसमें लाल ओरोथोक्लेज और फेल्सपार, लाल क्वार्ट्ज, हॉर्नब्लेड, ठीक है। क्लोराइड आदि खनिजों का मिश्रण पाया जाता है। किसका भैया? क्लोराइड और आदि खनिजों का मिश्रण पाया जाता है। दक्षिण में विंध्य क्रम, उत्तर में शिवालिक क्रम के मध्य भाग में गंगा यमुना मैदान विस्तृत है। दक्षिण में विंध्य क्रम और उत्तर में शिवालिक तथा मध्य में क्या है? गंगा यमुना का मैदान। ये उत्तर प्रदेश के बारे में दिया गया है। यह मैदान प्लीस्टोसीन युग से आज तक अवसादों के निक्षेप का परिणाम है। इस मैदान में संचित कांप की परतें बहुत मोटी हैं। प्राचीन कांप निक्षेपों को बांगर कहा जाता है। प्राचीन कांप निक्षेप को क्या कहा जाता है? बांगर। और नवीन कांप निक्षेपों को खादर के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई। यह देश का बहुत उपजाऊ भाग है। ठीक है। शिवालिक क्रम की पहाड़ियों में सहारनपुर में स्थित अमसोट चोटी, कौन सी भैया चोटी है? अमसोट चोटी, जो 957 मीटर है, उत्तर प्रदेश की सर्वोच्च चोटी है। शिवालिक श्रेणी से जब नदियाँ गंगा यमुना मैदान में प्रवेश करती हैं तो शुरुआत के कुछ क्षेत्रों में कंकड़ पत्थर और मोटे बालू का निक्षेप करती हैं। जिन क्षेत्रों तक ये कंकड़ पत्थर और मोटे बालू पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? भांवर कहा जाता है। भांवर किसे कहा जाता है? तो जिन क्षेत्रों में कंकड़ पत्थर मोटे बालू का निक्षेप करती हैं नदियाँ, और जिन क्षेत्रों तक ये कंकड़ पत्थर और मोटे बालू पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? भांवर क्षेत्र कहा जाता है, जो कि एक पतली पट्टी के रूप में शिवालिक पर्वत की दक्षिणी छोर पर स्थित है। भांवर क्षेत्र के बाद महीन अवसादों वाले समतल क्षेत्र को तराई क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है भाई। तराई क्षेत्र कहा जाता है। समतल वाले को क्या कहा जाता है? तो तराई क्षेत्र कहा जाता है। भौतिक विभाजन, उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन। उत्तराखंड राज्य के गठित होने के बाद उत्तर प्रदेश को 3 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया उत्तराखंड के गठित होने के बाद? तो 3। नंबर 1 उत्तर का भांवर और तराई क्षेत्र, दूसरा है मध्य का मैदानी क्षेत्र और तीसरा है दक्षिण का पठारी क्षेत्र। ठीक है भाई। फिर है ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर जनपद के उत्तरी एवं उत्तर पूर्व क्षेत्र से
ऊपर शिवालिक पहाड़ियाँ हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर जनपद जो है उसके उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के ऊपर कौन सी पहाड़ियाँ हैं? तो शिवालिक पहाड़ियाँ हैं। भावर और तराई क्षेत्र, भावर और तराई क्षेत्र उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी क्षेत्र को भावर क्षेत्र कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी क्षेत्र को भावर कहा जाता है, जो पर्वतीय पाद क्षेत्र में स्थित है। यह क्षेत्र तराई क्षेत्र के उत्तरी छोर पर एक पतली पट्टी के रूप में पश्चिम में सहारनपुर से लेकर पूर्व में देवरिया एवं कुशीनगर पडरौना तक विस्तारित है। सहारनपुर के आसपास के क्षेत्रों में भावर क्षेत्र की चौड़ाई लगभग 34 किलोमीटर है, लेकिन जैसे जैसे पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो चौड़ाई कम होती जाती है। भावर क्षेत्र की भूमि कंकड़ पत्थर से निर्मित पर्वतीय पाद प्रदेश में होती। भावर क्षेत्र का विस्तार अगर पूछे तो भावर क्षेत्र का विस्तार कहाँ है? तो भावर क्षेत्र का विस्तार उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, बिजनौर, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, लखीमपुर खीरी जनपदों में है। ठीक है भाई। फिर ध्यातव्य है कि भावर क्षेत्र में नदियाँ लुप्त हो जाती। भावर क्षेत्र में क्या होता है? नदियाँ लुप्त हो जाती हैं, जो तराई क्षेत्रों में पुनः प्रकट हो जाती हैं। पुनश्च क्या होता है? पुनः इस क्षेत्र में नदियाँ अपनी परिपक्वावस्था अर्थात मैदानी भाग में जड़ोल पंख, जड़ोल शंकु और विसर्पण, गोखुर झील एवं बाढ़ के मैदान का निर्माण करती हैं। नदियाँ किन किन का निर्माण करती हैं भाई? किन किन का निर्माण करती हैं नदियाँ इन क्षेत्रों में? अपनी परिपक्वता और अर्थात मैदानी भाग में क्या करती हैं? जड़ोल पंख, जड़ोल शंकु, विसर्पण, ठीक है, विसर्पण, और क्या करती हैं? गोखुर झील बनाती हैं, बाढ़ के मैदान का निर्माण करती। ठीक है। भावर क्षेत्र पढ़ेंगे अब। भावर क्या है? भावर क्षेत्र कृषि की दृष्टि से उपयोगी नहीं होता है। भावर क्षेत्र कैसा नहीं होता है? कृषि की दृष्टि से उपयोगी नहीं होता है। तराई क्षेत्र जो होता है भैया, तराई क्षेत्र क्या है? तराई क्षेत्र भावर क्षेत्र के ठीक दक्षिण में तराई क्षेत्र की पट्टी पाई जाती है, जो दलदली एवं गाद मिट्टी वाले अवसादों से निर्मित क्षेत्र हैं। तराई क्षेत्र की पट्टी की चौड़ाई क्या होती है? चौड़ाई पूर्वी उत्तर प्रदेश में 80 से 90 किलोमीटर तक है, जिसके अंतर्गत देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोंडा, बहराइच के भाग समाहित हैं। पश्चिम में यह क्रमशः लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बरेली और बरेली के बाद रामपुर, बिजनौर, सहारनपुर तक इसकी चौड़ाई में निरंतर कमी आती जाती है। तराई क्षेत्र समतल और नम होता है। तराई क्षेत्र कैसा होता है? समतल और नम होता है। इसका निर्माण महीन अवसादों से हुआ है। इस क्षेत्र में वर्षा अधिक होने के कारण दलदल मैदान पाए जाते हैं। उल्लेखनीय है कि गत वर्षों में हुए भूमि सुधार के कारण यह क्षेत्र उपजाऊ बन चुका है। कैसा बन चुका है भैया? तो यह क्षेत्र उपजाऊ बन चुका है। वर्तमान में इस क्षेत्र में क्या क्या पाया जाता है? गन्ना, धान, गेहूँ, जूट की फसल चक्र द्वारा रिकॉर्ड उत्पादन किया जाता है। इस क्षेत्र की जलवायु स्वास्थ्य के लिए उत्तम नहीं होती है। यहाँ का पेयजल जो अक्सर कुओं और कम गहराई के पंपों से प्राप्त किया जाता है, मानक के अनुरूप
नहीं है। ठीक है भैया। इस क्षेत्र में साल, हद्दू, समेल, साखू आदि वृक्ष पाए जाते हैं तथा लंबी घासें भी पाई जाती हैं। घने जंगल, लंबी घासें एवं अन्य जीव के कारण यह क्षेत्र जैव विविधता की दृष्टि से समृद्ध होता है। तो जैव विविधता की दृष्टि से समृद्ध होता है। कौन सा क्षेत्र? तराई क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे थे। वर्षा की अधिकता और भूमि उर्वर होने के कारण अधिक पानी चाहने वाली फसल गन्ना, धान, जूट की खेती भारी मात्रा में की जाती है। ठीक है भाई। मध्य का मैदानी क्षेत्र। मध्य का मैदानी क्षेत्र जो है दक्षिण के पठारी क्षेत्र और उत्तर के भांवर तराई क्षेत्र के मध्य क्षेत्र को मैदानी क्षेत्र या गंगा यमुना का मैदानी दोआब कहा जाता है। ठीक है भाई, दोआब क्षेत्र कहा जाता है। सुविधा के लिए इसे 3 उपभागों में बांटा जाता है, यथा नंबर 1 गंगा यमुना का ऊपरी मैदान सहारनपुर से बुलंदशहर तक है। दूसरा नंबर है गंगा का मध्य मैदानी प्रदेश अलीगढ़, कन्नौज, औरैया तक। तीसरा नंबर है गंगा का पूर्वी मैदान वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और भदोई स्थित है। ठीक है। फिर है सोनपुर, भदोई हो गया। गंगा यमुना के ऊपरी मैदान की लंबाई लगभग 500 किलोमीटर और चौड़ाई, ऊपरी मैदान की लंबाई 500 और चौड़ाई कितनी भैया? चौड़ाई कितनी? तो चौड़ाई 80 किलोमीटर पट्टी के रूप में पाई जाती है। ऊपरी गंगा के मैदान का अक्षांशीय विस्तार 25 डिग्री 13 मिनट से 30 डिग्री 17 मिनट और देशांतरी विस्तार 73 डिग्री 3 मिनट से 82 डिग्री 21 मिनट के मध्य है। गंगा के मैदान का निर्माण भांवर और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र को छोड़कर नदियों द्वारा बहा कर लाई गई कॉप जड़ोल मृदा से हुई है। नदियों द्वारा निक्षेपित तलछट कॉप मिट्टी और उसकी संरचना के आधार पर गंगा के मैदान को 2 उपभागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 बांगर क्षेत्र, नंबर 2 खादर क्षेत्र। बांगर क्षेत्र से तात्पर्य उस क्षेत्र से है जहाँ नदियों के बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता। नदियों के बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है, वहाँ पुरानी कॉप मिट्टी जमाव होता है। हजारों वर्षों से कृषि प्रयोग में आते रहने के कारण बांगर क्षेत्र के मिट्टी की उर्वरा शक्ति काफ़ी कम हो गई है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो गई है। खादर क्षेत्र का तात्पर्य कछार से है, जहाँ नदियों द्वारा क्या होता है कि नदियों द्वारा प्रतिवर्ष मिट्टी की परतों में परिवर्तन होता रहता है। प्रतिवर्ष मिट्टी की परतों में परिवर्तन होता रहता है। यह मिट्टी अत्यंत उपजाऊ होती है।
गंगा के संपूर्ण मैदानी प्रदेश को समुद्र तल से औसत ऊंचाई 500 से 300 मीटर होती है। गंगा के संपूर्ण मैदानी प्रदेश के समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी होती है? 500 से 300 मीटर होती है। फिर है कि खादर क्षेत्रों में नदियों द्वारा अधिक आवरण क्षय होने से बीहड़ों के निर्माण होते हैं जैसे यमुना और चंबल के तटवर्ती बीहड़। इन बीहड़ों को मिट्टी नितांत अनुपजाऊ होती है। ठीक है भाई। फिर क्या है कि ध्यातव्य है कि गंगा के मैदान का निर्माण अभिनूतन सीनोजोइक एवं अतिनूतन इरा नियोजोइक में नदी घाटी में अवसादीकरण के परिणाम स्वरूप हुआ है। गंगा मैदान का निर्माण कैसे हुआ? अभिनूतन और अतिनूतन युग के अवसादीकरण के कारण निर्माण हुआ। उल्लेखनीय है कि गंगा के मैदान का निर्माण भूगर्भिक काल की दृष्टि से प्लीस्टोसिन काल में हुआ था। ठीक है। गंगा के मैदान का निर्माण कब हुआ था? तो भूगर्भिक काल की दृष्टि से देखा जाए तो प्लीस्टोसिन काल में हुआ था। ठीक है। फिर लिखा है उक्त संपूर्ण मध्य मैदान क्षेत्र में रबी और खरीफ फसलों की खेती की जाती है। उक्त संपूर्ण मैदान क्षेत्र में रबी की खेती और खरीफ की खेती की जाती है। अब पढ़ते हैं कि क्षेत्र के आधार पर गंगा के मैदान को 4 भागों में विभाजित किया गया है। यथा मैदान गंगा यमुना का 2 आव, ऊपरी मैदान, मध्य मैदान। ठीक है। पहला है ऊपरी मैदान, दूसरा है मध्य मैदान और तीसरा है पूर्वी मैदान। गंगा यमुना 2 आव। सहारनपुर से बुलंदशहर सीमा 100 मीटर की समोच्च रेखा पूर्वी है। और जो मध्य मैदान है वो सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, अलीगढ़, बुलंदशहर, मथुरा, आगरा, मैनपुरी, एटा, मुरादाबाद, बदायूं एवं बरेली, इनकी सीमा 100 मीटर की समोच्च रेखा पश्चिम में। पूर्वी मैदान जो है गंगा यमुना का 2 आव जो है वो कानपुर से और प्रयागराज तक है। रोहलखंड का मैदान जो है वो उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिम रामगंगा तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान है। लाई गई मिट्टी द्वारा जो भी बना मैदान है वो ही है रोहलखंड का मैदान। अमरोहा, बरेली, बिजनौर ये सारे शहर आते हैं। बदायूं, मुरादाबाद, शाहजहाँपुर, रामपुर, पीलीभीत, संभल। अवध का मैदान जो है भाई, अवध का मैदान जो आता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो अवध का मैदान है प्रदेश के दक्षिण पूर्व में गंगा, सरयू को ही घाघरा कहा जाता है और गोमती नदियों द्वारा निर्मित मैदान हरदोई, सीतापुर, लखनऊ, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर आदि शहर हैं। पूर्वांचल का मैदान जो है वो प्रदेश के पूर्वी भाग में गंगा, राप्ती एवं घाघरा नदियों द्वारा निर्मित मैदान है। संत रविदास नगर, जौनपुर, आजमगढ़, वाराणसी, बलिया, गाजी आदि शहर जो हैं वो हमारे पूर्वांचल का मैदान है। क्या है भाई? पूर्वांचल का मैदान है। दक्षिण का
पहाड़ी क्षेत्र पढ़ते हैं। तो दक्षिण का पहाड़ी क्षेत्र जो है, दक्षिण का पहाड़ी क्षेत्र मध्य के मैदान क्षेत्र के ठीक दक्षिण में स्थित है। यह पठारी भूभाग वास्तव में प्रायद्वीपीय भारत अर्थात दक्कन के पठार का ही उत्तरी विस्तार है, जिसे बुंदेलखंड के पठार के नाम से जाना जाता है। बुंदेलखंड के पठार के नाम से किसे जाना जाता है? तो प्रायद्वीपीय भारत अर्थात दक्कन के पठार को ही उत्तरी विस्तार है, जिसे बुंदेलखंड के नाम से, दक्कन के पठार का जो उत्तरी विस्तार, उसको क्या कहा जाता है? बुंदेलखंड के पठार के नाम से जाना जाता है। उसके उत्तरी सीमा का यमुना व गंगा नदी तथा दक्षिणी सीमा पर विंध्य पर्वत श्रेणियां हैं। इसके पश्चिमी सीमा पर बेतवा नदी प्रवाहित होती है। इस पठार का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर इस क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आएगा? देखो, इस क्षेत्र के अंतर्गत आता है ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज का सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग, मिर्जापुर का गंगा के दक्षिण का भाग, सोनभद्र, चंदौली का कुछ भाग सम्मिलित है। बुंदेलखंड पठार जो है, बुंदेलखंड पठार क्षेत्र में कुछ अंश बघेलखंड का भी सम्मिलित है। सोनभद्र व रामगढ़ की पहाड़ियाँ तथा सोन नदी का क्षेत्र बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है। ठीक है भैया, ठीक है। इस पठार की औसत ऊंचाई कितनी होती है? तो पढ़ते हैं। तो इस पठार की औसत ऊंचाई जो है वो 300 मीटर है। कितनी है? 300 मीटर। लेकिन इसकी कुछ पहाड़ियाँ 600 मीटर तक ऊंची हैं, जैसे मिर्जापुर और सोनभद्र की सोनाकर और कैमूर पहाड़ियाँ जो हैं। यह पठार प्राचीन चट्टानों एवं नीच चट्टानों से निर्मित है। भूमि प्रायः कंकरीली एवं उजाड़ है। पहाड़ियाँ आवरण क्षय के कारण घर्षित अथवा अवशिष्ट रूप में पाई जाती हैं। इस क्षेत्र की मुख्य नदियों में चंबल, बेतवा, केन, सोन और टोंस हैं, जिनमें चंबल, बेतवा और केन पठार को काटती हुई यमुना में, समझ रहे हो, चंबल, बेतवा, केन पठार को काटती हुई यमुना में और सोन व टोंस गंगा में मिलती हैं। नदियों के पठारी क्षेत्र में संकीर्ण घाटियाँ पाई जाती हैं। पठारों में जल स्रोत मिलते हैं और नदियाँ अनेक स्थानों पर जल प्रपातों का निर्माण करती हैं। पूरे पठारी क्षेत्र में वर्षा कम होती है। जल के अभाव और भीषण गर्मी के कारण वृक्ष छोटे आकार के होते हैं एवं उनका विकास पूरी तरह नहीं हो पाता है। ठीक है, विकास क्या नहीं हो पाता है? विकास पूरी तरीके से नहीं हो पाता है। और इस क्षेत्र में क्या होता है? इस क्षेत्र की अधिकांश भूमि कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर भागों में लाल मिट्टी पाई जाती है। जलाशयों का निर्माण कर सिंचाई तथा पीने योग्य जल की व्यवस्था की जाती है। यहाँ प्रमुख फसलें चना, अरहर, सरसों, ज्वार और गेहूँ हैं। ठीक है, सरसों, ज्वार, गेहूँ हैं। अब प्रदेश की जलवायु के बारे में पढ़ते हैं। प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो उत्तर प्रदेश की जलवायु यानी क्लाइमेट, उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में पढ़ते हैं। तो उत्तर प्रदेश की जलवायु एवं क्लाइमेट। भौगोलिक विषमताओं के कारण उत्तर प्रदेश में क्षेत्रानुसार जलवायु संबंधी विषमताएं पाई जाती हैं। फिर भी सामान्य रूप से प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी अर्थात समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय उपोष्ण मानसून या उपोष्ण मानसूनी है। आप समझना क्या क्या नाम है?
उष्णकटिबंधीय व मानसूनी। ठीक, दूसरे तौर पे कह सकते हैं कि समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय, तीसरा नंबर उपोष्णकटिबंधीय। ठीक है, जलवायुविदों द्वारा क्या है कि जलवायुविदों में कोपेन के अनुसार उत्तर प्रदेश में शुष्क शीत मानसूनी प्रकार की जलवायु, जबकि थॉर्नथ्वेट के अनुसार समशीतोष्ण उपाद्र प्रकार की जलवायु मिलती है। उत्तर प्रदेश की जलवायु को वर्षा के आधार पर प्रोस्टाम्प व डॉक्टर काजी सैयद अहमद ने दो प्रकार में विभक्त किया है। आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्रीय जलवायु। साधारण आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्रीय जलवायु। वर्ष भर में उत्तर प्रदेश में 3 ऋतुएं घटित होती हैं। अतः हम इन 3 ऋतुओं के आधार पर प्रदेश की जलवायु का अध्ययन करेंगे। नंबर 1, ग्रीष्म ऋतु यानी समर सीजन होता है ना, समर सीजन होता ना। तो सूर्य के कर्क रेखा की ओर बढ़ने के साथ ही प्रदेश के तापमान में वृद्धि होना शुरू हो जाता है और जून में वह अपने उच्चतम बिंदु तक पहुंच जाता है। इस समय सूर्य कर्क रेखा पर सीधे चमकता है। ग्रीष्म ऋतु में प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान 36 डिग्री से 39 डिग्री तक तथा औसत न्यूनतम तापमान 21 डिग्री से 23 डिग्री तक तथा औसत तापांतर 14 डिग्री रहता है। इस ऋतु में कर्क रेखा नज़दीक होने के कारण प्रयागराज, कानपुर, फतेहपुर, आगरा, बांदा, चित्रकूट, महोबा, झांसी, हमीरपुर, जालौन, ललितपुर आदि बुंदेलखंडी नगरों का तापमान 40 डिग्री से 47 डिग्री तक पहुंच जाता है। ज्ञातव्य है कि इस समय बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक औसत तापमान पाया जाता है। इस ऋतु में विशेषकर मई जून महीने में पश्चिमी हवाएं तीव्र हो जाती हैं। इन्हें लू कहा जाता है, जो कि प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक चलती हैं। यह अत्यंत गर्म शुष्क होती हैं, जो शरीर को झुलसा देती है। कभी कभी इन शुष्क हवाओं से क्या होता है अब आगे पढ़ते हैं। शुष्क हवाएं झुलसा देती हैं, यही तो था। अब है वर्षा ऋतु के बारे में पढ़ते हैं। तो वर्षा ऋतु क्या है कि वर्षा ऋतु जो है उत्तर प्रदेश की 75 से 80% वर्षा बंगाल की खाड़ी से उठने वाले दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। पूर्व मानसून जून के तृतीय चतुर्थ सप्ताह में प्रदेश के पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी सिरे में प्रवेश करता है और आगे बढ़ता है। इस मानसून का कुछ भाग वर्षा करते हुए सीधे पश्चिम निकल जाता है, लेकिन कुछ भाग उत्तर की ओर बढ़ता है और हिमालय से टकराकर पुनः वापस होता है। इस वापस होते हुए मानसून से प्रदेश की तराई इलाके में खूब वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर वाली शाखा उत्तर प्रदेश की पहाड़ी और पश्चिमी मैदान में वर्षा कराती है। उत्तर प्रदेश में औसतन क्या होता है कि 95 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ज्ञातव्य है कि प्रदेश की विभिन्न भागों में वर्षा की मात्रा भिन्नता पाई जाती है। जहाँ एक तरफ गोरखपुर क्षेत्र में प्रदेश की सर्वाधिक 184.7 सेंटीमीटर वर्षा होती है, वहीं गोरखपुर क्षेत्र में समझ रहे हो सर्वाधिक वर्षा कितनी 184.7 सेंटीमीटर। वहीं दूसरी तरफ मथुरा में सबसे कम 54.4 सेंटीमीटर वर्षा होती है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी मैदानी क्षेत्र में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर होती है।
और मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र में 94 यानी 94 सेंटीमीटर होती है। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में 84 सेंटीमीटर होती है और दक्षिणी पठारी क्षेत्र में औसत वर्षा 91 सेंटीमीटर होती है, 91 सेंटीमीटर होती है। प्रदेश में जैसे जैसे हिमालय से दूर होते हैं या जैसे जैसे पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, वर्षा की मात्रा में कमी होती जाती है। ठीक इसी भांति वर्षा अवधि में भी कमी होती जाती है। ध्यातव्य है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा जुलाई एवं अगस्त माह में होती है। गोरखपुर में जहाँ 56 दिन वर्षा की संभावित अवधि है, वहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश में मात्र 32 दिन। उल्लेखनीय है कि पूर्वांचल में सर्वाधिक वर्षा होने के कारण यह क्षेत्र प्रदेश का सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। प्रदेश की संपूर्ण वर्षा का लगभग 83% वर्षा इसी ऋतु जुलाई और सितंबर में होती है। शेष वर्षा जाड़ों और गर्मी में होती है। उत्तर प्रदेश में सबसे भीषण बाढ़ 1978 ईस्वी में आई थी। ठीक है भाई, जिससे प्रदेश में लगभग 23% आबादी प्रभावित हुई थी। इस ऋतु में प्रदेश का औसत उच्च तापमान 32 डिग्री से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री, औसत तापांतर 7 से 8 डिग्री होता है। ठीक है भाई, 7 से 8 डिग्री। शीत ऋतु के बारे में पढ़ते हैं। तो शीत ऋतु क्या होती है, शीत ऋतु के बारे में पढ़ते हैं। शीत ऋतु में क्या होता है कि प्रदेश में शीत ऋतु नवंबर से फरवरी तक रहती है। जनवरी तक ताप निरंतर गिरता रहता है। जनवरी प्रदेश का सर्वाधिक ठंडा महीना है। कैसा महीना है भैया? ठंडा महीना है। शीत ऋतु में प्रदेश के विभिन्न भागों के ताप में काफ़ी अंतर रहता है। जहां दक्षिणी पहाड़ी तथा पठारी क्षेत्रों में औसत अधिकतम तापमान 28.3 सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 13.3 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। वहीं मैदानी क्षेत्र में 27 डिग्री, मैदानी क्षेत्र में कितना भैया? 27.2 डिग्री यानी 27 डिग्री के अबव में रहता है से 8 डिग्री 5 मिनट से, अरे बार गलती हो जा रही है, सॉरी, 8.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। प्रदेश में शीत ऋतु में तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर कम होता है। शीत ऋतु में क्या होता है? दक्षिण से उत्तर की ओर तापमान कम होता जाता है। और उत्तरी पश्चिमी जिलों में शीत ऋतु जो होती है वो औसत तापमान अन्य सभी क्षेत्रों में सबसे कम लगभग 10 सेंटीग्रेड रहता है। उत्तराखंड में बर्फबारी होने पर इस क्षेत्र में ठंडी और बढ़ जाती है। शीतकाल में भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों पश्चिमी विक्षोभ के पाकिस्तान के रास्ते भारत में प्रवेश करने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या होता है? 10 सेंटीमीटर अधिक वर्षा हो जाती है। 10 सेंटीमीटर अधिक वर्षा हो जाती है। फिर क्या होता है कि जो रबी फसल के लिए लाभदायक है। रबी फसल के लिए कौन सी लाभदायक है? जो पश्चिम में वर्षा होती है 10 सेंटीमीटर से अधिक की, वो है। चक्रवातों से पूर्वोत्तर क्षेत्र में 7 सेंटीमीटर तथा पठारी क्षेत्रों में 5 से 7.5 सबसे कम वर्षा होती है। लेकिन प्रदेश के कई भागों में कोहरे का प्रभाव रहता है। कोहरे के कारण तराई क्षेत्रों में कभी कभी सूर्य कई दिनों तक दिखाई नहीं देता है। ठीक है भैया,
सूर्य नहीं दिखाई देता है। वर्षा के आधार पर जलवायु वर्गीकरण जैसा कि विदित है वर्षा के आधार पर उत्तर प्रदेश में 2 प्रकार की जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। एक नंबर आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र और दूसरा है बी नंबर जो कि साधारण आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र। ए नंबर में जो आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र है उसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या है कि आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र के 2 उपविभाग हैं। नंबर 1 तराई क्षेत्र और दूसरा पूर्वी उत्तर प्रदेश। प्रथम उपविभाग अर्थात तराई क्षेत्र में सहारनपुर, बिजनौर, उत्तरी मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर आदि जिले आते हैं। जहां औसत वार्षिक वर्षा 120 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक होती है। इस क्षेत्र में जनवरी में क्या होता है भाई जनवरी में औसत तापमान जनवरी में औसत तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड तथा जुलाई में तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। दूसरे उपविभाग अर्थात पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में वार्षिक वर्षा का औसत 100 से 120 सेंटीमीटर तक रहता है। इस उपविभाग में पूर्व से पश्चिम की ओर चलने पर वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। वर्षा की मात्रा क्या हो जाती है भैया? कम हो जाती है। साधारण आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र के 3 उपविभाग हैं। साधारण आर्द्र एवं उष्ण क्षेत्र जो है उसके 3 उपविभाग हैं। नंबर 1 है मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र, फिर है पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, फिर है बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र। मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र में उत्तरी प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर, रायबरेली, सुल्तानपुर, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर, हरदोई, फर्रुखाबाद एवं दक्षिणी सहारनपुर आदि सम्मिलित हैं। इस क्षेत्र की औसत वार्षिक वर्षा 80 से 100 सेंटीमीटर रहती है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान, शीत ऋतु में विशेषकर जनवरी में औसत तापमान 15 से 16 डिग्री रहता है। इस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। ठीक है भाई, पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में क्या होता है कि पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में आगरा, मैनपुरी, मथुरा, एटा, अलीगढ़, बदायूं, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, दक्षिणी सहारनपुर आदि जिले सम्मिलित हैं। इस क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 65 से 80 सेंटीमीटर तक होती है तथा शीतकाल में औसत वर्षा का तापमान कितना रहता है? 12 से 14 सेंटीग्रेड। इस क्षेत्र में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। बुंदेलखंडी पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों के अंतर्गत क्या आता है? ललितपुर। क्या आता है? ललितपुर आता है भैया, ललितपुर। फिर झांसी आता है, बांदा आता है, हमीरपुर, महोबा, जालौन, चित्रकूट, दक्षिणी इटावा आता है, दक्षिणी प्रयागराज आता है आदि जिले सम्मिलित हैं। इस प्रदेश की औसत वार्षिक वर्षा 80 से 100 सेंटीमीटर होती है। 80 से 100 सेंटीमीटर होती है या 100 सेंटीमीटर है। इस क्षेत्र में शीतकालीन औसत तापमान 18 से 19 सेंटीग्रेड तक और ग्रीष्मकालीन 40 से 47 सेंटीग्रेड तक रहता है। 10 जून 2019 को बांदा में 49.2 सेंटीग्रेड यानी कि 49.2 सेंटीग्रेड या 49.2 सेंटीग्रेड तापमान
रिकॉर्ड किया गया था। इस क्षेत्र में भी वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। पूर्व से पश्चिम की ओर क्या होता है, घट जाती है। ठीक है भैया। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि जैसा हमने कहा था कि पहले थ्योरी रहेगी, इसके बाद में क्वेश्चंस रहेंगे। तो थ्योरी प्लस क्वेश्चन की क्लास थी। अब हम थ्योरी तो कर चुके हैं, अब क्वेश्चंस को करेंगे। और क्वेश्चंस पहला स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। तो कौन सा भैया उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, वो है हमारा सहारनपुर। कौन सा है, सहारनपुर जिला बनाता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प का चयन करो। ठीक है। तो सबसे पहले स्थान पर क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा किसका है, राजस्थान का, फिर है मध्य प्रदेश का, फिर महाराष्ट्र का, इसके बाद उत्तर प्रदेश का आता है स्थान। ठीक है भाई। तीसरा क्वेश्चन है कि लखनऊ की सीमा किससे स्पर्श नहीं करती है। नहीं करती है पूछा है, करती नहीं, नहीं करती है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो किससे नहीं करती है, तो ये है भैया, इसका आंसर हो जाएगा बलिया। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि पश्चिम में कौन सी नदी काफ़ी हद तक क्या होता है कि उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। पश्चिम में कौन सी नदी है जो काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है, तो वो है यमुना नदी। कौन सी नदी है, यमुना नदी है। फिर अगले क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश के भांवर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। भांवर में कैसी मृदा पाई जाती है, तो कंकरीली और पथरीली मृदा पाई जाती है। फिर है छठा नंबर क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो मथुरा में। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, तो गोरखपुर में। ठीक है। निम्न जिलों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम बताना है। उत्तर से दक्षिण में सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले उत्तर में कौन आएगा भैया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। पहले आएगा सिद्धार्थ नगर, फिर आएगा संत कबीर नगर, फिर आएगा अंबेडकर नगर, फिर संत रविदास नगर आएगा सबसे दक्षिण में। ठीक है भाई। फिर है कि अगला क्वेश्चन है कि निम्न नगरों का भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सही घटता हुआ क्रम बताना है। कैसा क्रम बताना है, तो घटता हुआ क्रम बताएंगे। तो भैया इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। घटता हुआ क्रम था वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, फिर बागपत, फिर भदोई, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे, प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो वर्षा होती है सर्वाधिक, अभी बताया था कि गोरखपुर में होती है। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो मथुरा में बताया था। ठीक है। फिर है 10 नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम की दृष्टि से सही बताना है आपको। सही है तो कौन सा हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन, गौतम बुद्ध नगर सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल, फिर बाराबंकी, फिर मिर्ज़ापुर और इसके बाद सोनभद्र का बढ़ाता है। 11वां नंबर क्वेश्चन है कि सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है। सोनभद्र जिले को कौन स्पर्श करती है, क्या 4 राज्यों की सीमा स्पर्श करती है। कितने राज्यों की सीमा स्पर्श करती है सोनभद्र को, तो 4 राज्यों की सीमा स्पर्श करती है। अगला 12 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का कौन क्षेत्र अल्पकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। कौन सा है, वो है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड जो है वो आद्यकल्प की प्राचीन शैलों से निर्मित है। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती। उत्तर प्रदेश की सीमा किससे नहीं लगती है, तो पंजाब से नहीं लगती, हरियाणा से लगती, राजस्थान से लगती है। ठीक है।
और 14 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है, तो वो होती है तराई क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो इन 4 ऑप्शंस में देखेंगे तो सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है, तो वो है लखीमपुर खीरी का। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है, तो भारत के राज्यों में चौथे स्थान पर आना है, चौथे स्थान पर होगा। ठीक है, इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, तो अगले क्वेश्चन पे जाएंगे, देखेंगे निम्न में से 17 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। 17 में कहा गया है कि किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है, तो बस्ती को नहीं करती। किसको नहीं करती भैया, बस्ती को नहीं करती है। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न जिलों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है। ठीक है, क्षेत्रफल में इन 4 ऑप्शंस में सब देखना होगा, सबसे छोटा तो कोई भी हो सकता है, लेकिन इसमें इन 4 ऑप्शंस में ही बताना है कि इसमें सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो वो वाराणसी होगा। ठीक है, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 आता है। क्वेश्चन नंबर 19, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो कितना है भैया, 7.3% पढ़ा था। ठीक है, और निम्नलिखित में से किस देश की सीमा उत्तर प्रदेश से मिलती है। उत्तर प्रदेश से मिलती है, तो किस देश की सीमा उत्तर प्रदेश से मिलती है, तो नेपाल की सीमा उत्तर प्रदेश से मिलती है। अगला नंबर क्वेश्चन 21 में कहता है कि निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR के 32वें और उत्तर प्रदेश के 8वें जिले के रूप में शामिल किया गया है, वो है हमारा शामली। कौन है भैया, शामली है। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलती है। कितने राज्यों से मिलती है भैया, तो ये मिलती है 9 राज्य, 8 केंद्र शासित, मतलब 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, तो टोटल 9। लिखा है कि 23 नंबर 23 में कहा गया है कि किस जिले की सीमा नेपाल से लगती है। किस जिले की सीमा नेपाल से लगती है, तो महाराजगंज की सीमा नेपाल से लगती है। निम्नलिखित में से कौन जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का है। कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का है, तो आपका आंसर हो जाएगा महोबा। महोबा जो है वो बुंदेलखंड का है। लिखा है कि निम्न में से किसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती है या जुड़ी है, नेपाल से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन नंबर सेट करते हैं। इसके ऑप्शन इधर हैं, किसकी सीमा नहीं लगती है, तो इसकी सीमा लखीमपुर खीरी हो जाएगा इसका आंसर। लखीमपुर खीरी से नहीं लगती नेपाल की सीमा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। कौन सा जिला क्षेत्रफल में सबसे छोटा है, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हापुड़। कौन सा होगा भैया, हापुड़। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है। सबसे छोटा जिला हापुड़, और उत्तर प्रदेश की सबसे पूर्वी शहर कौन सा है, तो पूर्वी शहर है बलिया। कौन सा है भैया, बलिया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु है। उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु है, उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु कौन है, तो अमसोट चोटी। ठीक है, 29 में उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला शामली है, पूर्वी जिला बलिया। निम्नलिखित में से कौन सा जिला अलीगढ़ मंडल का हिस्सा नहीं है। अलीगढ़ मंडल का हिस्सा नहीं है भैया, वो है हमारे पास बदायूं। एटा, आकाशगंज, हाथरस, ये सारे किसके हिस्से हैं, अलीगढ़ मंडल के। उत्तर प्रदेश में दोआब क्षेत्र किन दो नदियों के बीच भूमि को संदर्भित करता है,
तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा और यमुना, गंगा और यमुना। तो हेलो दोस्तों, आपको बताना है, प्यारे दोस्तों, आपको बताना है कि ये क्लास आपको कैसी लगी और इसमें कुछ एरर हो गई है बोलने में कहीं कहीं पर, तो उसको आप अन्यथा ना लें और अपनी पढ़ाई को बरकरार बनाए रखें और अच्छे से ध्यान से पढ़ें। बाकी क्वेश्चंस इसमें बहुत अच्छे अच्छे दिए गए हैं। पहले इस आपको हमने थ्योरी कराई है इसमें, जिससे आपको पूरा ज्ञान पता चल जाए, इसके बारे में पता चल जाए कि क्या इसके अंदर में दिया हुआ है, और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको कराए हैं, जिससे आपके टॉपिक को हम और मजबूत और अच्छा बना सकें, जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतरीन और मजबूत कर सकें और एग्ज़ाम को फोड़ सकें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हम यहीं से इस सेशन को विराम करते हैं।